हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वह हिप फायर। ये टॉपिक बड़ा है, तो इस टॉपिक का ये सिर्फ पार्ट 1 है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पेशल थैंक जादू एसटी गेमिंग को बोलना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाए। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है क्रॉसर प्लेसमेंट, प्री फायर, एम ऑन हेड, एक्यूरेसी। ये सारे पॉइंट्स आप एक दिन में क्लियर नहीं कर सकते, पर अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये पॉसिबल है। और इस बैकग्राउंड का जो गेम प्ले है उससे आप मेरे सारे पॉइंट्स को रिलेट कर पाएंगे। और मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इनको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है जब मैं किसी एनिमी को अप्रोच करता हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे क्रॉसर प्लेसमेंट की। क्रॉसर प्लेसमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेसिक चीज़ है कि आप जहाँ पे भी आप एम कर रहे हैं या जहाँ आपको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि जहाँ एनिमी है वहाँ आपका क्रॉसर रहे, मतलब आपसे पहले आप क्रॉसर पहुँचे। ये नहीं होना चाहिए कि आप राइट लेफ्ट कहीं और मारना चाहते हैं पर आपका क्रॉसर कहीं और ही है। जैसा कि आपने लास्ट किल में देखा मैं हर बार अपना क्रॉसर वहीं जगह पर लेके जाता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि एनिमी पॉप हो सकता है। इससे मुझे रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है और मुझे अपने क्रॉसर को ज़्यादा ड्रैग नहीं करना पड़ता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आप किसी भी एनिमी के साथ एंगेज हो रहे हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपका क्रॉसर ऑलरेडी वहाँ पर रहेगा जहाँ ऑलरेडी एनिमी है। ये पूरा गेम प्रिडिक्शन का है। क्लोज रेंज में आपका एक एक सेकंड, एक एक मिली सेकंड आपको काम आता है कि आप कैसे किस सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप बेसिक क्रॉसर प्लेसमेंट अगर आपका सही है तो मोस्ट ऑफ द फाइट्स में आप एनिमी को वन ऑन वन फाइट देने में कहीं से कहीं तक कम नहीं रहेंगे। हाँ, लुक एट दिस स्किल। इसमें मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि एनिमी कहाँ से आने वाला है। मैंने अपना क्रॉसर ऑलरेडी वहाँ रख रखा है, उसके साथ साथ मेरे पास एक्यूरेसी था, मैं हेड भी मारा, जिसकी वजह से मैं एनिमी को बहुत इजीली टेक डाउन दे चुका और उसके पास कवर था उसके बाद भी। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्री फायर। अगर आपका क्रॉसर प्लेसमेंट अच्छी है, साथ साथ आपको पता है, प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि कब मुझे प्री फायर देना है, तो आप क्लोज रेंज गॉड हो। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बंदा कहाँ से आ रहा है और आपका क्रॉसर भी वहीं पर है। साथ साथ आप पहले से ही प्री फायर लेना स्टार्ट कर लिया है। तो जब बंदा आपके क्रॉसर पे आएगा तो ऑलरेडी वो डैमेज्ड होगा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप उसको ऑलरेडी बुलेट्स पड़ने वाली हैं सामने से, कवर से निकलते ही। प्री फायर डजेंट मीन कि आप 40 की 40 बुलेट प्री फायर में मार लो। आप एक बंच मारो हमेशा 5 से 7 बुलेट का, जहां आपको लगता है कि हाँ भाई ये बुलेट्स में अगर बंदा आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास एटलीस्ट 40 में से 33 बुलेट्स अभी मेरे पास बाकी है। तो आपको सिचुएशन और अपनी बुलेट्स, आपका पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए। आप कितना बुलेट्स आपने प्री फायर में दिया है, कितना आपके पास बचा हुआ है और उसको आप कैसे यूज़ करने वाले हैं। इस सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि मेरा अंदाज़ा था कि बंदा बॉक्स के पीछे है, पर वो किस साइड से निकलने वाला है ये मेरे को नहीं पता है। तो एक मोमेंट पे मुझे लगा कि बंदा बॉक्स के पीछे होगा तो मेरा क्रॉस हेयर पहले पीछे जाता है, साथ साथ ही मैं शिफ्ट करके उसको आगे लेके आता हूँ, तभी बंदा पॉप हो जाता है और मेरा क्रॉस हेयर रेगुलरली बंदे के ऊपर है। मैं 2 हेड कनेक्ट किए और वो फिनिश हो गया। उसके पास ऑलरेडी एक कवर था, उसके बाद भी वो ख़त्म हुआ क्योंकि मेरा क्रॉस हेयर प्लेसमेंट और मेरा प्री फायर दोनों ही अच्छे थे। ये नेक्स्ट सिचुएशन देखिए। यहाँ मैं प्री फायर लेने का बहुत ट्राई करता हूँ और हर चीज़ ट्राई करता हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ, प्री फायर लेना, डैमेज दे के अंदर आना। उसके बाद भी मैं एनिमी को टेक डाउन नहीं कर पाता। वो क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो वैसा हो। बहुत बार बंदे आपके प्री फायर में नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा होगा। बहुत कम रेयर केसेस हैं। आपको वो पॉसिबिलिटी बढ़ानी है इसकी प्रैक्टिस करके कि कब, कितना और कहाँ से बंदा कब निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है और कितना निकल रहा है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। आप जब अपने आप पे ध्यान देने लगेंगे कि कहाँ आपको प्री फायर लेना है, कहाँ नहीं लेना है, तो आपको ऑलरेडी इसकी हैबिट होने लगेगी। और इस सिचुएशन में जिस चीज़ ने मुझे बचाया वो था एक्यूरेसी। मुझे ऑलरेडी पता है कि बंदा वहाँ पर है, मैं जंप एंड शूट करता हूँ, उस साथ साथ में बंदे को हेड ले लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं उसे मार पाता हूँ। तो एक्यूरेसी भी एक वो टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं। और एक्यूरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा एक मिक्सअप है। ये सारी चीज़ों को आपको मिक्स करके ही आपका इसको रिजल्ट मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप क्रॉसर प्लेसमेंट अच्छा है, प्री फायर आपका अच्छा है तो आप
कोई फाइट निकाल लें। साथ साथ में आपके पास एक्यूरेसी भी होना चाहिए, आपका एम ऑन हेड भी होना चाहिए। अब इस सिचुएशन में देखिए, मैं पहले एक छोटा सा प्री फायर लेता हूँ 7 बुलेट्स का, फिर नेक्स्ट लेता हूँ 7 बुलेट्स का, और उसके बाद में थर्ड टाइम में मैं बंदे को मार पाता हूँ। तो मुझे अपने आप पे इतना ट्रस्ट रखा है मैंने कि हाँ, अगर मेरे पास 2 बार प्री फायर में ही बंदा नहीं आता है तो सफिशिएंट बुलेट्स मेरे पास बची हुई हैं, 20 बुलेट हैं, जिसमें मेरे को बंदे को गिरा देना है। तो आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा वहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पे आती है। यहाँ पे देखिए बंदा जंप करता है और मेरा क्रॉस हेयर उस पर से बहुत कम टाइम के लिए भी नहीं हटता है। अब यहाँ से मेरा फर्स्ट प्री फायर फेल होता है, सेकंड प्री फायर फेल होता है, और मुझे बुलेट्स भी पड़ चुकी हैं। मेरे को रिलेट करने का टाइम मिलता है, मैं फिर प्री फायर लेता हूँ, बाई चांस बंदा आ जाए, और इस बार हो जाता है वो। तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ उन चीज़ों को, साथ साथ में फ्री फायर लेने का ट्राई कर रहा हूँ जहाँ से वो बंदा निकलेगा। और यहाँ मैं थोड़ा सा हक देता हूँ जिसकी वजह से मेरी पिटाई हो जाती है। तो अभी मेरा क्रॉस हेयर प्लेसमेंट देखो, मेरे को जहाँ जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ उस साइड मेरा ऑलरेडी क्रॉस हेयर है। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि एनिमी सामने से निकलने वाला है तो मैं पहले ही वहाँ प्री फायर ले लेता हूँ। और यहाँ पे अपोनेंट ने अपना स्कोप इन कर लिया है और मैंने स्कोप इन नहीं किया था, इसलिए मैं वो फाइट ले पाया। फिर से प्री फायर, सेकेंड प्री फायर, और थर्ड टाइम में बंदा जाता है। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि इस प्री फायर में बंदा आ सकता है तो मैं वहाँ बुलेट चलाता हूँ, बिना ये सोचे कि मेरे पास कितना बुलेट बचा हुआ है। और मेरा हमेशा आदत है, मैं स्टार्टिंग के 2 प्री फायर लेता ही हूँ कि अगर उसमें बंदा आ जाता है, एक बुलेट भी उसको पड़ती है, तो एटलीस्ट मुझे 70 HP ही बंदा मिलेगा मेरे को। और 2 प्री फायर में एटलीस्ट 2 बुलेट भी कनेक्ट होती हैं तो मेरे को 50% बंदा मिलेगा, और जिसको मेरे को मारने में सिर्फ मेरे को 20 बुलेट से वो सफिशिएंट है मेरे लिए मारने के लिए। अब इस सिचुएशन में मुझे बंदा स्पॉट हुआ है, मैं उस पर एक हिप फायर लेता हूँ। डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई है, मुझे पता है बंदा वो बोर्ड के पीछे है, तो मैं जंप मार के उसको 1-2 बुलेट मारने का ट्राई करता हूँ और एक बुलेट कनेक्ट हो भी जाती है। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि 50% HP ही बंदे के पास है, और उसके बाद मैं फिनिशअप कर देता हूँ यहाँ से। तो अपना हिप फायर इम्प्रूव करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक निकाला हूँ खुद से, जिसमें मैं अपने सारे अटैचमेंट निकाल देता हूँ और अपना एम असिस्ट भी ऑफ कर देता हूँ, जिससे मेरे पास सिर्फ 30 बुलेट्स है और मेरे पास हिप फायर का कोई भी बेनिफिट नहीं है। प्योर बुलेट्स मैं मारने वाला हूँ, तो मेरे को कोई भी एडवांटेज नहीं है, ना ही तो मेरे पास ग्रिप है और ना ही मेरे पास एम असिस्ट है। तो मुझे हमेशा एक प्रॉब्लम आएगी बंदे को मारने में, और अगर मैं इस सिचुएशन में बंदों को गिरा पाऊँगा तो ईजी होगा मेरे लिए, जब मेरे पास सारे अटैचमेंट होंगे और मेरा एम असिस्ट भी ऑन होगा। तो अपने आप को जब भी आप ट्रेन कर रहे हो, एक कम एडवांटेज वाली जगह पे ट्रेन करो, जिससे अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में आपको हमेशा एक इजी हैंड मिले कि हाँ भाई मैं ऑलरेडी इस सिचुएशन में खेल चुका हूँ, तो इससे इजी ही सिचुएशन मुझे मिलने वाली है। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना हिप फायर इम्प्रूव करने के लिए ये कर रहा हूँ। साउंड भी मैं नियरली 20% यूज़ करता हूँ TDM में, जिससे मेरे को अपने रिफ्लेक्स पे मारने का मौका मिले, जिससे मेरे को अगर किसी सिचुएशन में, रियलिस्टिक सिचुएशन में मेरे को ऐसा मिलता है तो एटलीस्ट मैं जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर सकूं। और बिना अटैचमेंट और एम असिस्ट ऑफ करने का बेनिफिट ये है कि आपको अपने जायरोस्कोप को ज़्यादा, अपने फ़ोन को ज़्यादा टिल्ट करना पड़ेगा, जो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि आप क्लोज रेंज में अपने फ़ोन को ज़्यादा टिल्ट कर पा रहे हैं, ज़्यादा एक्यूरेट कर पा रहे हैं। जब बस इतनी एक्यूरेसी आ जाएगी कि आप एम असिस्ट के बिना ही मार पा रहे हैं और 30 बुलेट से मार पा रहे हैं बिना ग्रिप्स के, तो आप सोचिए कितना ऑब्वियस होगा आपको मारने के लिए, जब आपके पास सारी चीज़ होंगी, आपके पास एम असिस्ट ग्रिप्स भी होंगे। ये फर्स्ट ड्रिल है जिसमें आपको जिगल करने के साथ साथ बंदे के हेड पर, टारगेट के ऊपर मारने का ट्राई करना है। ये मैं अलग अलग रेंज पर ट्राई करता हूँ। अभी मैं ये 10 मीटर्स पे किया था, बाद में सेम चीज़ मैं रिपीट करता हूँ 20 मीटर्स पे, और यहाँ पे मैं अपना जिगल का साइज़ बढ़ा देता हूँ। मैं बड़ा जिगल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्यूरेसी चाहिए। जब मैं क्लोज रेंज में बंदे को मारता हूँ तो मैं कम जिगल करता हूँ, जब लॉन्ग रेंज में मारता हूँ तो जिगल का साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं। सेकेंड ड्रिल है, इसके अंदर ये सामने आपको 4 जो छोटे छोटे बोर्ड है जिसमें 5mm 9mm लिखा हुआ है, इनको आपको मारना है, एम ट्रांसफ़र करना है, वो भी क्रॉस एयर से, जायरोस्कोप से। थंब यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये सभी के लिए, अगर जो थंब प्लेयर हैं वो उस चीज़ को थंब से भी कर सकते हैं। इससे आपको एक 45 डिग्री का जो एंगल है ये कवर करने का आपको एडवांटेज रहता है कि आपके पास अगर सडनली कहीं से बंदा पॉप होता है इतने रेंज में, तो आप उस पर सडनली आप उसके ऊपर एम कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। यही चीज़ मैं फिर डिस्टेंस से करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने अपने माइंड में डाल ली
तो बंदा कहीं से भी पॉप हो जाए, आप उसके ऊपर एम बहुत इजीली लेके जा पाएंगे। ये थर्ड रेल है, ये मेनली ये चीज़ है कि अगर आपके सामने बंदा जिगल कर रहा है तो आप जिगल करते करते उसके ऊपर कितना एम रख सकते हैं। आप सोचिए अगर आप कुछ सेकंड के लिए उसके ऊपर एम रखते हैं तो आपको कितना बेनिफिशियल होगा बंदे को मारने को। तो वीडियो यहीं ख़त्म होती है और बचा हुआ जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने का ट्राई करेंगे।